मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन में हाजिर हैं। मैं हूँ हुमैरा राना और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे को होस्ट शहजाद रसा। नाज़रीन, अपडेट करते हैं डेली जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है मुल्क के अंदर, आगाह करते रहते हैं हम देख रहे हैं कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है और तवातुर से कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बहुत हद तक शायद कोई तजावीज़ सामने आ जाए, कोई मुस्बत काम सामने आ जाए, लेकिन हमें बज़ाहिर वो होता हुआ शज़ाद दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर इस ऐवानों के प्लेटफॉर्म से एक पॉजिटिव मैसेज आवाम को भी जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा लॉकडाउन में नरमी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन शहजाद लॉकडाउन में जब नरमी की बात करते हैं तो लोग उसका अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं और हमने उसको पामाल होते हुए भी देखा है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता हमारा मुल्क, लेकिन लोगों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, चूँकि जब तक अवाम ताउन नहीं करेंगे तन तनहा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। गो के टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, हुकूमत अपनी तरफ से इकदाम भी उठा रही है, लेकिन ये तमाम जो काविशें हैं वो बेकार हो जाएंगी अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट केयर। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड हुमैरा। और बात यही है कि लॉकडाउन में नरमी की है और सिर्फ इस वजह से कि एक मईशत का पहिया चलता रहे, लोगों में जो बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है वो किसी तरह और किसी हद तक उसमें कमी आए और कंट्रोल हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ख़तरा भी मौजूद है। आज वज़ीर आज़म साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने यही बात की कि हमें कोरोना के साथ रहना है और एक टाइम भी उन्होंने स्पेसिफाई किया। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते कोरोना आपके मुल्क से चला गया है और किस हद तक ये आपको जो है असर डाल रहा है। इस पर खैर इस पर बात करते हैं, लेकिन जब मईशत की हमारा बात करें तो यकीनन पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतें इस वक्त बहुत ही ख़तरात का से दोचार हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं पंजाब एक्सपोर्ट बोर्ड के और बिजनेसमैन भी हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आपको आवाज़ आ रही है? सरदार साहब बहुत शुक्रिया। सरदार साहब ये बताइएगा कि लॉकडाउन में नरमी हुई, वायलेशन भी होने लगी, ये जो पीरियड है रिकवरी तो उसमें बहुत मुश्किल है, जो नुकसान हो चुका है ताजरों का और इसके साथ साथ दीगर जो बिजनेसमैन हैं, ये नुकसान की में कमी, इसको पूरा करने पर ज़्यादा हमें फोकस करना है या साथ साथ लोगों को बताना भी है कि एहतियात करें, क्योंकि जब लोगों को आप बहुत ज़्यादा इसमें जोर देंगे तो यकीनन जो वो बिज़नेस एक्टिविटी है वो हद तक नहीं चल पाएगी जो नॉर्मल हालात में चल रही थी। सरदार साहब देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जब हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी कि आप मतलब बड़ा प्रेशर था, अपोजिशन ने भी बहुत इसके ऊपर शोर शराबा किया कि गवर्नमेंट एफिडेटली करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा दानिशमंदी से सूरत हाल को देखते हुए एफिडेटली हमने लॉकडाउन नहीं किया बल्कि ग्रेजुअली हम लॉकडाउन की तरफ गए। और अभी हम चूंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर भी और हम भी हर फोरम पे ये बात कर रहे हैं कि हमारी मैशियत इस चीज की मुतामल नहीं हो सकती कि हम फौरी तौर पे ये कहें कि जी हमने लॉकडाउन को जून तक लेके जाना है या जुलाई तक लेके जाना है, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा तबका है वो डेली वेजेस वाला है जिसकी इनकम बिल्कुल खत्म हो गई है। बहुत सारे बिजनेस जो है वो जमीन के साथ लग गए। तो हम उस सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन के अंदर आपने देखा कि 14 अप्रैल से गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया कि कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर आ सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप के तौर पे जो अलाइड इंडस्ट्री है विद दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसको रिलैक्स किया कि वो लोग भी अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जिस चीज का तकाजा हमें करना होगा एज ए नेशन, हमें फैसला करना होगा कि प्राइम मिनिस्टर बड़े वैरिड है आम आदमी के लिए बहुत सोच रहे हैं, उसके साथ आम आदमी को भी बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा कि वो कहीं अपनी जान को या अपने जो उसके बाकी फैमिली मेंबर हैं या उसके जो दूसरे लोग हैं उसके चाहने वाले हैं या जिनकी उनको जरूरत है कि उनकी जिंदगी को वो दांव पे लगा दे या उनके लिए किसी किस्म का वो रिस्क लेके आए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें सबको इसको लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं हमारे शहरों के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया लेकिन लोग उस चीज की तरफ नहीं जा रहे कि उस लेवल पे ख्याल नहीं कर रहे जितना उनसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। सरदार साहब, चूंकि आपने अभी कंस्ट्रक्शन शोबे की बात की है तो हुकूमत की जानिब से जो तामीराती शोबे के लिए एक पैकेज दिया गया है वो काफ़ी हमें अहमियत का हामिल नजर आता है और हुकूमत रोजगार के मौके भी इस हवाले से पैदा कर सकती है। आप समझते हैं कि हुकूमत को तामीराती शोबे में जो तलब है उसकी तरफ भी नजर करनी होगी? देखिए, बिल्कुल देखिए, तामीरात के शोबे के हवाले से तो एक ट्रिमेंडस पैकेज है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और ये पैकेज आपके लिए इसलिए भी बड़ा माइलस्टोन का दर्जा रखता है
तो इस वक्त चूंकि दुनिया सारी की इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, आपके पास एफडीआई फौरी तौर पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप दूसरे मुल्कों से कोई बहुत बड़ी लैंडिंग या बारोइंग आपको नहीं मिल सकती, कोई और स्पोर्ट फंड नहीं आ सकेगा। तो कंस्ट्रक्शन वाइड शोबा है कि जिसके चलने से हमारे बहुत सारे बिजनेसेस चलने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पैकेज दिया, अपने वसाइल से अपनी गुंजाइश से बढ़ के पैकेज दिया। अब इसके लिए ये है कि आप ये देखिए कि आज भी स्टेट बैंक ने 1% जो मार्कअप रेट है उसको फर्दर रिड्यूस किया है, जो आइंदा आने वाले दिनों में, पहले भी मैंने आपके प्रोग्रामों में ये बात की है कि 2% शायद फर्दर और नीचे आ जाएगा। अच्छा। तो इस वक्त ये जो मार्कअप के नीचे आने से भी लोगों के लिए लैंडिंग और बारोइंग की बहुत अच्छे लिक्विडिटी की पोजीशन हो जाएगी कि लोग पैसा ले सकेंगे, उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे, लिक्विडिटी मार्केट की बेहतर हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह एक मेजर फैक्टर होगा, ड्राइविंग फैक्टर होगा, और इसके साथ दूसरे एक कंसर्न है जो रियल एस्टेट सेक्टर, और आप खुद भी माशाल्लाह इस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। कंसर्न ये है कि ठीक है हुकूमत सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछ रही लोगों से जो इसमें हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब खरीदार से ये पूछा जाएगा तो शायद वो हिचकिचाहट का शिकार हो। अगर ये इंसेंटिव खरीदार को भी दे दिया जाए कि अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम ना पूछी जाए तो फिर यानी डिमांड के साथ सप्लाई और डिमांड दोनों उसमें बैलेंस एक आ जाएगा। देखिए जो मेजर फैक्टर था, आप ये देखिए कि हमारी चूंकि इकॉनमी अनफॉर्चुनेटली अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, और जब से हमारी गवर्नमेंट ने इसको डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए कैंपेन शुरू की तो बहुत बड़ा पैसा लोगों ने रोक लिया था, लोग इसके अंदर पैसा नहीं लगा रहे थे। अभी जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोग आके पैसा लगाएंगे उनसे नहीं पूछा जाएगा, जो सेकंड स्टेप है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देने को इंशाल्लाह तैयार होगी कि अगर जो फर्दर उसका जो सब्सिक्वेंट बायर है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हम इसको भी करने को तैयार हैं। हम ये समझते हैं कि लोग आए इसके अंदर पैसा लगाएं, तो हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ये तजवीज वफाकी सतह पर आप कह रहे हैं जेर गौर है कि खरीदार से भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, ये तजवीज जो है ये टेबल पर है। जी अच्छा, हम ये समझते हैं, बिल्कुल हम ये समझते हैं कि इस शोबे के अंदर फर्दर जितने भी हम रिलीफ ला सकेंगे हम रिलीफ लेके आएंगे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस शोबे की तरफ मोबिलाइज हों, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा लगाएं। तो ये छोटी मोटी जो चीजें होंगी, लोग जो हमारे पास तजावीज आएंगी हम इंशाल्लाह उनको वो भी करके देंगे। डेफिनेटली पॉजिटिव जो तजावीज़ हैं उनको तो कंसिडर किया भी जाना चाहिए। सरदार साहब, तामीराती शोबा मकान तो बनाएगा, लेकिन आप क्या कहते हैं कि जो शरह सूद इस वक्त फिक्स हुई है, लोगों का बैंकों से कर्जा लेना आसान होगा या मुश्किल होगा? एक तो ये सवाल, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये करती हूँ कि अगर हुकूमत जो है वो अपनी तरफ बढ़ाना चाहती है तो इससे आप समझते हैं कि शरह सूद 5 या 6% पर लाना होगी ताकि लोग मकान खरीदने के लिए भी उनके लिए आसानी हो और बैंकों से कर्जे सस्ते रेट्स पे ले सकें? देखिए हमारे पास जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री है, जो उसका तकाजा है, वो जो हमारे साथ मुतालबा कर रहे हैं वो तो 4 से 5% की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इस एंगल से देखते हैं कि आप ये आज से 2 माह पहले हमारे पास 14% था। जब आप 14% के ऊपर बैंकों के चार्जेस और बैंकों की फी और ये सारी लगा के आप इसको देखते थे तो ये आपको कुछ 16.5-17% का पड़ता था। तो 16.5-17 या 14-15% का मार्कअप का होना किसी इंडस्ट्री के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां थी, हमारे अपने खसारे ऐसे थे कि हम इसको फौरी तौर पर डिसीजन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आपने ये देखा कि सारी दुनिया की इकॉनमी जो है इस वबा की लपेट में आ गई है, सारे मुल्कों में हर जगह पे ये डिसीजन हो रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे ये मुश्किलात थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट इंटरवीन किया है सेंट्रल बैंक के साथ। तो ये रेट आपने देखा कि 2-2% करके अब आज की डेट में ये 8% हो गया। हम ये समझते हैं कि अगर लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ये 4 या 5 पे ना भी जा सका तो 6 तक इंशाल्लाह ये आ जाएगा। लेकिन 8% में भी बहुत रिलीफ है। आप ये देखें कि 7% का रिलीफ डायरेक्ट है और 2-2.5% का अबव का जो होती है बैंकों की फीस वगैरह, तो उसको मिला के तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा रिलीफ है और ये एक अट्रैक्शन होगी इन्वेस्टर के लिए कि वो पैसा बारो करे और इसको इंडस्ट्री के हवाले से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इसको आगे बढ़े। और स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में लाइफ स्टॉक और डेयरी के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। पल्प के हवाले से आप देखिए कि हम बहुत सारी चीजें जाया कर जाते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर कोई 150-200 मिलियन रुपये से इस फील्ड के अंदर आना चाहे तो बहुत अच्छा ऑटोमेटेड प्लांट जो है कि बड़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकता है पल्पिंग के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर भी लोगों को आना चाहिए। लाइफ स्टॉक के हवाले से पाकिस्तान में ट्रिमेंडस पोटेंशियल मौजूद है, स्पेशली पंजाब के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है।
उसके बाद सिंध में बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसके अंदर लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें आपका जो रिटर्न है, जो ROI बनता है, वो सरदार बहुत साहब, अट्रैक्टिव ROI है। आप ये बताइएगा, जो कोरोना वायरस का पैदा करदा माशी बहरान है वो 3 शोबों को बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। इस वक्त लो रिस्क इंडस्ट्रीज ओपन है, बड़ी और दरमियानी सनतें क्लोज्ड हैं, होलसेल और जो रिटेलर कारोबार है वो भी आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट फिलहाल बंद है। ये सारे जो शोबे हैं वो मुतासर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि कहाँ कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सके उन लोगों के लिए जो लो रेट पे आते हैं? देखिए, इसमें यह है कि जो इसके हवाले से देखिए, जो छोटे बिजनेसेस हैं, हमें इस चीज का गवर्नमेंट को बिल्कुल एहसास है कि बहुत सारे बिजनेसेस, हमें ये खतरा है कि बहुत सारे बिजनेसेस कहीं बिल्कुल वाइप आउट है, जिसमें स्पेशली जो हमारा एक छोटा बिजनेसमैन था, स्मॉल इंटरप्राइजेस चल रही थी, जिसके अंदर 10 से 15 लोग जॉब कर रहे थे। उनके यहाँ इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लॉन्ग रन 2 महीने का या 4 महीने का लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकें, या यूटिलिटीज के हवाले से या रेंट के हवाले से उनके ऊपर जो दबाव आता है। बड़ी कंपनियां तो शायद सस्टेन कर जाती हैं, दरमियानी, लेकिन हमने ये देखा है दरमियाने और बड़े लेवल के इदारे भी इस वक्त इस पोजीशन में आ गए कि वो भी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई रिलीफ दें। अदरवाइज हमारे लिए, जिन लोगों के पास सैकड़ों की एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, कि हम भी इसके मुतामल नहीं हो सकते। तो हमारा ये ख्याल है कि जो छोटे लोग हैं उनके लिए फर्दर शायद हमें कुछ देखना होगा कि उनको फर्दर कैसे बेनिफिट दिया जा सकता है, उनके लिए फर्दर क्या चीजें की जा सकती हैं कि जो छोटी एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन अगर किसी के पास 10 to 15 लोग भी काम कर रहे थे तो उनके साथ भी 100 से 150 आदमी, इसका मतलब है कि पीछे खाने वाला मौजूद होता है। हमारा अगर 8 से 10 एवरेज, अगर आप कुंबे का ले लें एवरेज, तो उनके पीछे इतने लोग, खाने वाले लोग होते हैं। तो हमें इनके हवाले से भी देखना है, लेकिन ये सारी सूरत हाल ज्यादा क्लियर होगी हमारे लिए जूं जूं हमारी मार्केटें खुलेंगी, हमारे ऑफिस खुलेंगे, हमारे पास ज्यादा स्टैटिस्टिक्स आएंगे। इस वक्त बहुत सारे इदारे अप्रोच भी करते हैं, लेकिन आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सकती, लिमिटेड लेवल पे इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन इन लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि फर्दर हम देखेंगे कि क्या, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे नेबरहुड में किसी भी जगह पे इतना रिलीफ नहीं दिया जा सका जितना हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने किया। एक आखिरी सवाल, आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात की है। सीमेंट और स्टील 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इससे मुंसलिक जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें कोई इंसेंटिव अभी तक नहीं मिला, कोई इरादा है? देखिए, जो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री हमारे पास, उनके लिए एक तो देखिए ये दोनों कंपोनेंट हमारे ऐसे हैं कि जो एक्सपोर्ट में बड़ा महंगे रोल है। एक तो हम सीमेंट और स्टील ईरान को हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरा हम अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा सीमेंट की हमारी एक्सपोर्ट एक अफ्रीका मार्केट के अंदर भी हमारा सीमेंट का एक अच्छा खासा मेजर पोर्शन जाता है। लेकिन चूंकि इस लॉकडाउन की वजह से आपने देखा कि यहाँ सारे के सारे काम रुक गए। इस वक्त ईरान से ऑर्डर नहीं आ रहे, अफगानिस्तान से कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, और जो पहले लोगों को ऑर्डर मिल चुके थे उनका भी होल्ड का कहा गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इस पूरे रीजन के अंदर सारे इफेक्ट हुए। तो हमारा ये ख्याल है कि पहले हमारे यहाँ पे, चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि हमारे एक डैम का काम शुरू हो गया 2-3 दिन पहले, उसकी मतलब जो बेसिक अर्थवर्क का किक ऑफ उसका हो गया है। तो अब जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो सीमेंट और स्टील का काम चलना शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के हवाले से। उनको जो रिलीफ का इश्यू था वो है विद होल्डिंग टैक्स, जो गवर्नमेंट ने उसको वेव ऑफ नहीं किया था। लेकिन ये चूंकि इंडस्ट्रीज बड़ी हैं, मेरा ख्याल है कि उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में खुद भी करूंगा, अगर उनकी कोई ऐसी तजावीज होंगी तो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के सामने जरूर रखेंगे उनके हवाले से। ठीक, बहुत शुक्रिया। सरदार तनवीर इलियास साहब, चेयरमैन पंजाब एक्सपोर्ट बोर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। और हमारा बात जो कर रहे थे सरदार साहब के रिलीफ, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आपने किस सेक्टर को देखना है और कैसे देना है। लेकिन ज़्यादा फोकस ये है कि जो छोटे कारोबार हैं जहाँ पर 10 से 15 लोग काम करते हैं और वो बहुत उनकी बड़ी तादाद है, और उनको अगर मिलाया जाए, जमा किया जाए, तो ये एक बेरोज़गारी में बहुत बड़ा इनका किरदार बनता है अगर ये सारे के सारे कारोबार बंद हो, और क्योंकि वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते 2, 3 या 4 महीने के लॉकडाउन को। सही बात है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे दिहाड़ीदार मजदूर तबके के लिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इकदाम उठा भी चुकी है। हम देख रहे हैं कि 80 लाख जो खानदान हैं उनको प्रोविज़न हो चुकी है। जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, इमरजेंसी कैश प्रोग्राम चल रहा है, उसके हवाले से भी। इसके अलावा हम देखें कि जो दूसरी तंजीमें हैं वो भी इस कार्य खैर में आगे हैं। लोग इमदाद जो है वो हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड उनको की जा रही है। फिर भी हम लोगों से यही बात करते हैं कि आप अपना ख्याल खुद रखें, SOPs पर अमल करें, चूँकि दिन बहुत क्रूशल हैं। आपको गवर्नमेंट बार बार अलार्मिंग सिचुएशन से आगाह भी कर रही है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। जी, साहिबजादा आमिर जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं बराए
बैरूनी सरमायाकारी। बहुत शुक्रिया साहिबजादा आमिर जहांगीर साहब ज्वाइन करने का। सूरत हाल थोड़ी सी बताइएगा, आप खैरियत से हैं? आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार वहाँ पर लॉकडाउन में किस किस्म की सूरत हाल है इस वक्त यूके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है जी, यहाँ पे सब ठीक ठाक हैं, मगर आपको मालूम है यहाँ पे एक बिल्कुल मुसीबत हुई है यूके के अंदर। आज का भी टोटल जो अभी आया है सामने वो है 390 डेथ्स हुई हैं और इनका फिगर रीच हो गया है 34,000 जो अभी तक यहाँ पे मरे हैं। मगर इसके साथ साथ इनको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए और लोगों की सहूलतों के लिए रिलैक्स करना पड़ा। अब इन्होंने यहाँ पे ये अलाउ कर दिया है कि हम 2 के अंदर और 4 लोगों के साथ मिल सकते हैं, अपने लोकल एरिया में उनके साथ मूव भी कर सकते हैं, मगर हम डिस्टेंस फिर भी मेंटेन करें। तो स्टे होम से अब स्टे अलर्ट के ऊपर आ गई ये सिचुएशन और लोग जो दफ्तर जा सकते हैं वो दफ्तर जाएं, अपना काम करें, और जो दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं वो घरों से करें। मगर काफी रिलैक्स कर दिया है इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि यहाँ पे डेथ रेट फिर भी बहुत हाई है। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन दी है तो फिर लॉकडाउन में नरमी क्यों की गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं और बाज़ औक़ात तो ये भी ज़राए कह रहे हैं कि जो सेकंड वेव है वो भी आ चुकी है, चूंकि चाइना में दोबारा से केसेस रिपोर्ट हुए हैं और चाइना ने फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। देखिए जी, ये जो इन्होंने यहाँ पे खोला है और आप देख रही हैं अमेरिका में भी उन्होंने खोला है। एग्जैक्टली जी। आप अमेरिका का देखिए, उन्होंने तो $2.5 ट्रिलियन इसके अंदर एड लोगों के लिए डाली कि इन लोगों का रेस्क्यू कर सकें। यूके जो है इससे $1.5 ट्रिलियन, अब ये तो मुझे मालूम भी नहीं इसको मैं किस तरीके से अरबों के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ये तो आप ही बता पाएंगे अपने नाज़रीन को। मगर ये इतना बड़ा पैसा होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एज अगेंस्ट दैट आप पाकिस्तान को देखिए जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हम बहुत कम एलोकेट कर पाए। मगर देखें यहाँ पर जो इन्होंने इतना पैसा दिया है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? ये पैसा इनके पास आया बीबी जो यहाँ पर 40%, 60%, 70% लोग अपनी वेल्थ के ऊपर टैक्स देते हैं। वही पैसा आज ये अवाम के ऊपर दोबारा दिया जा रहा है जी। काश हम भी पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम पुरानी बातें छोड़ दें। अभी हम ये भूल जाएं कि हमने पैसा बनाना है, अभी हम ये भूल जाएं कि हमने बिजनेस और ट्रेड करना है। अभी तो जो आपने गरीब अवाम से कमाया और आज आप करोड़पति और अरबपति अपने आप को कहलाते हैं, दिस इज द टाइम कि आप उनको ये पैसा उन्हीं को वापस करें, उनके ऊपर खर्च करें। लेकिन साहब इसका मोड क्या होगा? मतलब पैसा खर्च करें, लोगों के पास पैसा है, वो किस तरीके से गरीबों पे खर्च करेंगे? क्या हुकूमत कोई स्पेशल टैक्स उन पे लगाएगी? वो वॉलंटरीली कहीं जमा कराएंगे वजीर आजम के उस फंड में जो उन्होंने क्रिएट किया? कैसे करेंगे? इसका मोड क्या समझते हैं बेहतर है? देखिए, यहाँ पे वजीर आजम के फंड में तो माशाल्लाह से जो जो इंसान कर पा रहा है वो सब होता जा रहा है और सबके पैसे जा रहे हैं। वो तो वजीर आजम के फंड में तो ऑलरेडी यहाँ से हमारे सारे पूरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो रेगुलर बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बड़े बड़े अमाउंट कंट्रीब्यूट हुए। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि 2 साहबान ने 50,000 पाउंड दिए, 20,000 पाउंड दिए और 10,000 और 5,000 पाउंड के बहुत सारे लोग हैं। तो पाकिस्तानी ओवरसीज जो है उसमें तो एक बड़ा भारी जज्बा है पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी भारी मोहब्बत है और वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। सही। मैं तो जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, अब देखिए मैं इस वक्त कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, मगर इतनी तकलीफ हो रही है ये देखकर कि दुनिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो पार्क लेन कहलाती है इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे हमारे 3 टाइम्स जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, वो वहां पे बैठे हुए हैं और आराम से वो घर के अंदर बैठे हैं, जिस टाइम उनकी पूरी कौम जो है पाकिस्तान के अंदर कोरोना की तकलीफ के अंदर फंसी हुई है। इनको यहाँ से पैसा भेजना चाहिए वापस, आसिफ जरदारी साहब को भेजना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भेजना चाहिए कि इस वक्त उन गरीबों की हेल्प करो। उन्हीं से तो तुमने कमाया था, कमाया कहां से था? आज वो तकलीफ के अंदर है तो थोड़ी सी तो उनकी तकलीफ कम करो।
कुछ तो वापस दियो। कब तक ये बर्डन आप हुकूमत पे डालेंगे? बिकॉज हुकूमत कहां से लाएगी ये पैसा? ये वही वाली बात कर रहे हैं सर, जिस तरह से पाकिस्तान की जो एलीट माजी की एलीट क्लासेस रही हैं वो ज़्यादा अमीर रही हैं बनिस्बत हुकूमत के। तो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर बहुत विजनरी भी हैं और ज़्यादा दर्द उन्हें इस चीज़ का है कि दिहाड़ीदार तबका कहीं इफ्लास से ना मर जाए कोरोना से मरने के बजाय। हम ये देखें कि दुनिया में करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान इनिशिएटिव्स भी ले चुका है इस हवाले से। हर इकॉनमी, हर मुल्क की इकॉनमी ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्शन पे चली गई, कॉन्ट्रैक्ट स्लम्प है, उसके अंदर बड़ा रिसेशन आया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इस इकॉनमी को रिस्टोर होने में कितना वक्त लगेगा, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि हमें कोविड के साथ जीना पड़ेगा? फिर इसका मतलब है कि आपको सब चीज़ें ओपन करना पड़ेंगी। देखिए जी, इस वक्त सबसे पहले जो है रिसेशन को तो हम बाद में टैकल करेंगे, वो तो आना ही आना है। जब इतना पैसा खर्च हुआ है, लोग बाहर शॉपिंग करने में डरेंगे, बाहर शॉपिंग करने लोग नहीं जाएंगे। जिस तरीके से पहले आप जाते थे, आप कपड़े खरीदते थे, आप वो नहीं करेंगे। तो जब आप ये चीजें नहीं करेंगी तो आपकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, ये वर्ल्ड वाइड फर्क पड़ेगा जी। मगर इसके अलावा जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि देखें, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट, मैं यहां से बैठ के आपको ये बता सकता हूं बिकॉज मैं ये सारी चीजें यहाँ पे वॉच कर रहा हूं। इतना पैसा यूके ने लगाया, इतना जर्मनी ने, इतना अमेरिका ने, और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल उसके कंपैरिजन में जिक्र भी नहीं करना चाहिए जो उन्होंने बेचारों ने खर्च किए हैं गवर्नमेंट ने। मगर सारी दुनिया में इस वक्त यूरोप के अंदर और अमेरिका में तारीफ हो रही है पाकिस्तान की, जिस तरह पाकिस्तान ने हैंडल करा है। बहुत बहुत हमारा दिल तकलीफ के अंदर है जो पाकिस्तान में ये 800 850 डेथें हुई हैं। मगर आप ये देखिए, अमेरिका में इस वक्त 90,000 के करीब जा रहा है फिगर डेथ का, यूके में 34,000, इटली, फ्रांस, स्पेन, इनके हाल देखिए क्या हो रहे हैं। तो पाकिस्तान माशाल्लाह से मैं इनको यही कहूंगा कि हमारे साथ दो चीजें हैं, एक हमारी कौम बड़ी खुददार कौम है और दूसरा हमारा अल्लाह का फेथ हमारे साथ होता है, और वो फेथ जो है वो हमें आगे लेके चल रहा है। हमारी वैल्यू सिस्टम देखिए कि हम एक घर के अंदर 12, 13, 14 लोग रहते हैं, हम एक छोटे से क्वार्टर के अंदर पूरी उसकी फैमिली रहती है, और वही एक ही तरीके से सब वहां पे दस्तरखान लगा के खाना खाते हैं। तो वहां तो कोरोना का कितना चांस होगा? मगर हमारा अल्लाह का कुछ फेथ भी है। मगर साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि आप देखिए, अभी सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि ईद वाले दिन वो कर्फ्यू लगाएंगे वहां पर। यहाँ पर भी इन्होंने इंग्लैंड में आज जुमे का दिन था, इन्होंने नमाजों के लिए कोई मस्जिद नहीं खोली, यहाँ पर कोई अलाउ नहीं किया मस्जिद में जाके नमाज पढ़ पाए। तो ये इस वक्त ये नहीं हो रहा कि वो हमें हमारे रिलीजन के लिए रोक रहे हैं, कि वो हमें अल्लाह के पास जाने से रोक रहे हैं। ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, बिकॉज जब आप शोल्डर टू शोल्डर खड़े होंगे तो डेंजर बहुत है कोरोना फैलने का। तो इससे जितना प्रयास कर पाए, जितना फासला रख पाए, वो एडवाइजेबल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा आमिर जहांगीर, आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे अपना इस हवाले से। और यकीनन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हजरात, मुखय्यर हजरात, उन्होंने हमेशा जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर उफ्ताद आई, कोई मुश्किल वक्त आया, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, पाकिस्तान की मदद करने को हमेशा से तैयार भी रहे हैं। जी शहजाद, हम यही बात कर रहे हैं कि जहाँ तक हुकूमत इकदाम ले रही है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो मुखय्यर हजरात हैं, जो फलाही तंजीमें हैं, वो भी आगे बढ़कर इस कार्य खैर में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। और डेफिनेटली एक दर्द है, कौम का दर्द है, और हर किसी को दर्द है जो दिल रखता है। क्या कहते हैं शहजाद? नहीं जी, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन साहिबजादा आमिर जहांगीर साहब ने बड़ी अहम बात की है कि वो पाकिस्तान के पब्लिक फिगर्स की बात हो रही है इस वक्त, कि जो हुकूमतों में रहे हैं और जिनके पास पैसा भी है, जिनका चाहे इस बात से कहता है नज़र वो पैसा किस तरीके से कमाया गया वो एक अलग बहस है, लेकिन जिनके नॉन एसेट्स हैं पाकिस्तान से बाहर, तो क्या वो इस बात पर तैयार हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में वो कौम की मदद करें? और अगर आपके 3 या 4 या 5 फ्लैट्स हैं तो क्या उसमें से एक आप कोई डिस्पोज ऑफ करके वो पैसा पाकिस्तानी कौम पर खर्च करने को तैयार हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस पर मजीद बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और अहम है, ये तो बात होगी पब्लिक फिगर्स की जिसमें ज़्यादातर सियासतदान है। पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी आपको याद होगा कि बेनामी जायदादें ख़ास तौर पर दुबई में
में जो आइडेंटिफाई हुई थी, तो वो भी एक एहसास की बात है। आप किसी से बाय फोर्स ये काम नहीं करा सकते। अगर आप में एहसास है तो आप ये खुद ये काम कर सकते हैं। खैर, हमारे पास दूसरे गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त। नौरीन फारूक साहिबा हैं, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी MNA हैं, PTI से इनका ताल्लुक है, और डॉक्टर अमजद महमूद हैं, DG नेशनल हेल्थ इमरजेंसी एंड डिजास्टर सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया PTV से बात करने के लिए, टाइम देने के लिए। हम देख रहे हैं नौरीन साहिबा के प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से आज उन्होंने फिर से कहा कि मेरे दिल में जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर तबका है, जो लो इनकम वाले लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा दर्द है। मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं लोग कोरोना के बजाय भूख और इफलास से ना मर जाएं, तो उन्होंने स्पेशल पैकेज भी गो के दिया है। आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि मज़ीद क्या किया जाना चाहिए, मज़ीद ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए कि जो अभी भी कुछ लोग बाकी रह गए हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके लिए भी कुछ किया जा सके? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है जी कि आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया में इस वबा से जो सूरत हाल बनी हुई है, पहले तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आई, फिर लॉकडाउन की तरफ गए। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि तमाम दुनिया में जितने भी बड़े ममालिक भी हैं, वहाँ पे भी लोग लॉकडाउन से बहुत सख्त तंग आए हैं। लोग खुद ही वहां पर जितने भी लोग हैं वो आवाजार हो गए हैं और वो लॉकडाउन को खत्म करना चाह रहे हैं। और कितनी ज्यादा बेरोजगारी इन तरक्की याफ्ता ममालिक में हो गई है। अमेरिका में अलोन आप देखें डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ 8 लाख के करीब बेरोजगार हो गए हैं। हमारे जैसा मुल्क जो एक तरक्की पजीर मुल्क है, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? जिस तरह के हमारे वजीर आजम बार बार ये कह रहे हैं कि उनको फिक्र है जो हमारे डेली वेजर्स हैं कि उनका चूल्हा किस तरह जलेगा, तो उसकी भी हमें फिक्र करनी है। हमने अपने अवाम की सेहत का भी ख्याल रखना है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम देखिए इस वक्त जो हुकूमत है, हम तो उनको एजुकेट कर सकते हैं, हम उनको एहतियाती तदाबीर बता सकते हैं, अमल करना अवाम का काम है। अब अगर वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको ये बात समझाई जाए कि ये एक वबा है जिससे आपने अपने आप को एहतियात में रखना है। और लॉकडाउन में नरमी इसीलिए लाई गई है ताकि लोगों का रोजगार चले, कि लोग भूख से ना मर जाएं। हम 22 करोड़ अवाम को हुकूमत बिल्कुल हम उनको खाना नहीं पहुंचा सकते, ये नामुमकिन सी बात है। चाहे हमने कितने भी नौरीन साहिबा, एक सवाल है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तानी मईशत कमज़ोर है, लेकिन इस बात को आपको इतना जस्टिफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि अगर हम कारोबार नहीं खोलेंगे तो लोग फाकों से भूख से मर जाएंगे, हमारी मईशत तबाह हो जाएगी? तो अंडरस्टूड है, तो कौन लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे? और ये बात बार बार आप इस चीज़ को आर्गू कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, लोगों को बावर कराने को। कौन लोग हैं जिनको आप बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपनी आवाम को जी, जो जब लॉकडाउन था जी, उस वक्त भी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दबाव था कि जी लोग जितने भी गरीब तबका है, जो बल्कि हमारा मिडिल क्लास है, अब वो भी हमारा उसका भी ये इम्कान है कि वो भी अपने लेवल से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। जब आपकी कंपनीज बंद है, आपकी फैक्ट्रीज बंद है, आप उसमें डाउन साइजिंग कर रहे हैं, लोगों को घर भेज रहे हैं, आपने SOPs को भी फॉलो करना है, तो ऑब्वियसली जी जब उनके पास भी आमदन नहीं आएगी तो वो कहाँ जाएंगे, वो अपने बिजली के बिल कहाँ से देंगे? तो इस चीज का हुकूमत के ऊपर तो प्रेशर है, आपने आवाम का भी ख्याल रखना है और दूसरी तरफ उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। जितने ज्यादा अगर ये SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हेल्थ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। नौरीन साहिबा, आपने कहा हुकूमत पर प्रेशर है, हम देख रहे हैं कौमी असेंबली के इजलास हुए मंडे, वेंसडे और फिर फ्राइडे, कोई कंसेंसस होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। चूँकि आप MNA हैं, PTA से आपका ताल्लुक है, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी रिजर्वेशंस हैं कि जहाँ जिन इजलासों में एक इत्तेफाकी राय पाया जाता है, जब आप उन इजलासों से निकलते हैं, NCC हो या NCOC हो, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट बाद में क्रिएट हो जाता है, फिर सब अपना अपना इख्तलाफ जो है वो सामने रख देते हैं, फिर वो जो मफादात में वो पसे पुश चले जाते हैं कौम के हवाले से। अब चूँकि बीइंग अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके इन 3 इजलासों में कोई कंसेंसस हो पाया, कोई अपोजिशन की तरफ से तजावीज़ आई जिसे आपने एक्सेप्ट किया हो? क्योंकि बात है, यकीनन इजलास इसीलिए बुलाया गया था ताकि इस कोरोना के ऊपर बहस हो, और वहां पर जितनी भी सजेशंस आएंगी, बहस मुबाहिसा होगा, तो शायद कोई अच्छी तदाबीर, कोई बेहतर पॉलिसीज हमारे सामने आएंगी।
लेकिन अफसोस थोड़ा सा इस बात पर यकीनन है कि यहाँ पर फिर सियासत खेली जाती है, जो कि ये वो वक्त नहीं है। ये ऐसा वक्त है जहाँ पे हमें मुत्तहिद होकर खड़ा होना है और हमें इस वबा के अगेंस्ट लड़ना है, और हमें आपस में बैठ के कंसेंसस से जो भी तदाबीर निकालनी है, अवाम के लिए हमने बेहतरी लाने की कोशिश करनी है हर हाल में, जो सूरत हाल है। ठीक। और नौरीन साहब, एक मिनट आप हमारे साथ ही रहिएगा। जरा डॉक्टर अमजद साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन में अभी यकीनन टाइम है, लेकिन जो दवा है जिसका पाकिस्तानी कंपनियों से भी मुआहदा हुआ, रेमडेसिविर, ये कैसे काम करती है और इसका क्या फ़वाइद हैं? क्या लोग इसे इस्तेमाल करें तो वायरस के जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके जिस्म से वो इम्यून हो जाएंगे? क्या है, थोड़ा सा ज़रा एजुकेट कीजिएगा हमें। देखें, बेसिकली ये जो मेडिसिन है, ये अगर 15 दिन में पेशेंट रिकवर करता है, तो जो अभी तक ट्रायल हुए हैं तो ये 10 दिन से कम दिनों में पेशेंट ठीक हो जाता है। इस टाइम 2 बेसिक ट्रायल चल रहे हैं, एक वो प्लाज्मा इंजेक्ट करने वाला और दूसरा ये इस मेडिसिन का, और दोनों इस टाइम सक्सेसफुल हैं वो ट्रायल स्टेज पे, लेकिन उससे ड्यूरेशन ऑफ जो है रिकवरी वो जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं और पेशेंट जल्दी घर चला जाता है। तो इस दवाई का जो सबसे बड़ा फायदा है कि पाकिस्तान में तो पहले ये चीजें हमें हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती थी। अब ये शुक्र है कि जैसे ही अब 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि हमारे पास अब हम N95 से लेके तमाम किट्स से लेके हर चीज खुद बना रहे हैं, और मेडिसिन में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसमें खुद कफील हो जाएंगे। अच्छा, जिस मेडिसिन का जिक्र किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं उसके ट्रायल पे कितना वक्त दरकार होगा? नहीं, उसके ट्रायल तो हो चुके हैं जी, उसके ट्रायल अमेरिका और यूरोप में तो हो चुके हैं। अब वो यहाँ हमने इस्तेमाल करना है, उसके ये ट्रायल है, मैंने आपको बताया ना कि अगर 15 दिनों में पेशेंट रिकवर करता है, उसके जो सिम्टम्स हैं और जो उसकी मसले हैं वो 15 दिन में हल होते हैं। ये दवाई अभी तक जो सक्सेस है इस दवाई की, उसका यह है कि वो 10 दिन से पहले रिकवर हो जाएगा, विच इज वेरी गुड। जो बाकी 6-7 दिन में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं होंगी, तो पेशेंट जल्दी घर चला जाएगा, रिकवरी जल्दी हो जाएगी इससे। ठीक, एक सवाल और डॉक्टर साहब, ये जो हुमैरा ने बात की कि वक्त की, और ट्रायल तो वैक्सीन का यकीनन अभी चल रहा है और उसमें वक्त लगेगा, ये दवाई टाइम घटा देगी, लेकिन इसके साथ एक अहम चीज़ ये है कि जो मरीज सेहतयाब हो जाए वो मुतमईन हो जाए कि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, वो चाहे कुछ भी कर ले उसको दोबारा कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा, या उसको भी एहतियात करनी चाहिए? एहतियात हर हाल में करनी चाहिए जी। जो अभी तक है वो 5% पेशेंट्स हैं जिनमें कोई दोबारा ये कोरोना हुआ है। इवन इन चाइना भी ये कुछ केसेस आए हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि उनका दोबारा एक्सपोजर हुआ है। देखिए, इसमें 2 किस्म के, जब एक्टिव बीमारी होती है तो IgM एंटीबॉडीज बनते हैं, वो हफ्ते के लिए होते हैं। जब IgG एंटीबॉडीज बन जाते हैं, इसका मतलब होता है कि पेशेंट को एक दफा बीमारी हो चुकी है और अब एंटीबॉडीज उसके ब्लड में बन चुके हैं। ये जब IgG एंटीबॉडीज आप असेस कर लेते हैं ब्लड में, दैट मीन्स के पेशेंट हैज रिकवर्ड नाउ, फुली रिकवर्ड। जिन के IgG एंटीबॉडीज बने हैं, अभी तक कोई ये ऐसी नहीं है, केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये एक नई चीज है, एक नई ऑब्जर्वेशन है तमाम मुल्कों में। तो अब जैसे जैसे उस पे और स्टडीज आएंगी और उसके ऑब्जर्वेशन आएंगी तब। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, 37,000 से ऊपर तादाद चली गई है और 808 इसमें जानबर भी नहीं हो सके हैं। अब जिस मेडिसिन का जिक्र हुआ रेमडेसिविर का, जो पाकिस्तान ट्रायल कर चुका है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये इतनी तादाद में मौजूद होगी कि अगर कुछ सिवियर केसेस आते हैं तो उनको हम ट्रीट कर सकें, और हम इस पोजीशन में भी हो सकते हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें? देखें, मैं एक्सपोर्ट तो अभी हम इस पोजीशन में नहीं है। आज 5 कंपनियों को हेल्थ मिनिस्टर ने उन्हें NOC दे दिया है कि आप तैयार करें, और हम ये जैसे ही हम इसे इंपोर्ट भी करेंगे जब तक ये तैयार नहीं होती। लेकिन आप एक बात का इत्मीनान रखें कि मैं मतलब हर बंदा हमें डरा रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि ये इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ मे ये हमारा जो फ्लैट है, ये जो कर्व है, ये फ्लैट हो जाएगा। और जून में हमें ये सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि जो बाकी मुल्कों से हमारे मुल्क में रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, डेथ्स कम है,
ये जो हुई भी है 750 से ज्यादा डेथ, इसका ये नहीं मतलब कि हम इन्हें, ये भी हम मतलब इनका भी बहुत अफसोस है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है, आपने बात जो की है कि मई तक ये कर्व फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद जून में ये ड्रॉप हो जाएंगे केसेस, लोग ये बात जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त 20,000 से कम रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट कर रहा है। अगर आप तादाद बढ़ाएंगे तो केसेस की तादाद में भी इजाफा होगा, कि जो कि एक नेचुरल बात है। तो आपका थोड़ा सा जरा एलेबोरेट कर दें कि किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि जो कर्व है ये फ्लैट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ मे। देखें, इस टाइम जो है आप जब कब ऊपर हो रहा था तो इस टाइम मोर देन 70 लैब्स हमारी काम करना शुरू कर दिया है, और जो 20,000 से ज्यादा हमारे टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। अब हमने यही देखना है। अच्छा, एक और इसमें जरूरी चीज है कि जो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्डिंग लोग हैं वो खुद टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, खुद जो टेस्ट करवा रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं 20% to 30% जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें सिम्टम्स नहीं है। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि अपने हाथ धोएं, अपने आप को आइसोलेट करें, आप अपने घर में मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, क्योंकि ये अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और वो कैरियर है तो वो भी ये फैला सकता है। तो हम जो आप कह रहे हैं किस बेस पे कह रहे हैं, हम इस बेस पे कह रहे हैं कि हमारा अभी तक जो रिजल्ट्स हैं अब वो थोड़ा कम होने शुरू हो गए हैं। देखें 40 तक डेथ गई थी, अब आज की अगर आप देखें तो ये अराउंड 30। ठीक है डॉक्टर अमजद साहब, चूँकि हमारे साथ नौरीन फारूक साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम यही बात कर लेते हैं। नौरीन साहिबा, आप डॉक्टर साहब की बात सुन रही थी, उनका ये कहना था कि जो वैक्सीन पाकिस्तान ट्रायल कर चुका है और भरपूर कोशिश भी है कि इसको मार्केट किया जाए, और मई के एंड में ये फ्लैट जो एक स्पाइक आई थी वो कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगा और जून में ख़त्म हो जाएगा। आप समझते हैं कि हुकूमती इक़दाम जो कहते हैं कि अभी इसके बाद मज़ीद भी इसमें नरमी की जाएगी, ये कोइंसिडेंस है या आप क्या समझती हैं, क्या कहती हैं इस हवाले से? जी देखें, ये तो डॉक्टर साहब बेहतर बता सकेंगे कि वो कहते हैं कि ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा म्यूटेंट होता जा रहा है। जब तक ये हम तक पहुंचा इसमें काफी म्यूटेशंस आ चुकी हैं। प्रोबेबली ये उस तरह का नहीं है जैसा चाइना में आया था इनिशियली। सो हम तो दुआ करते हैं कि हम लकी हैं, शायद ये उस तरह उसके वो सिम्टम्स नहीं हैं जो बाहर थे स्पेन में और इटली में। लेकिन इसके बाद मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये देखिए हुकूमत अवेयरनेस दिला सकती है। हमारा काम है हम लोगों को ये समझा दें, एजुकेट कर दें कि ये इसके साथ ये खतरा लाहक है। अब एक ये तो हर इंसान के ऊपर अपने पे मबनी है ना कि वो अपने ऊपर कितना इसको लागू करता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद उसका ये भी मतलब नहीं है कि आप खुलेआम हजूम बना लें, हर जगह आप हजूम की सूरत हाल रख लें और ये सोचें कि नहीं। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि ये वबा है ही नहीं, ये लोगों ने खुद साख्ता बनाई हुई है। अब अफसोस के साथ ये मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि 70 साल में, पिछले 70 साल में हम लोग कोई इस तरह की हम अवाम ही नहीं बन सके, हम एक कतार में नहीं खड़े हो सकते। आज भी मैं गई थी बहुत सी दुकानों के सामने, उन्होंने दायरे भी लगाए हुए हैं, वो बार बार कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि कतार बना के खड़े हो, लेकिन कोई सेल्फ लोग अपनी जान के लिए लोगों को ये चाहिए कि इसमें सेल्फ डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कितना टाइम लगता है। अगर आप थोड़ी देर इंतजार कर लें दुकान के बाहर, अगर आपने बेकरी पे भी जाना है, किसी भी शॉप में जाना है, दवाई के लिए जाना है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कौम को इस वक्त बहुत ज्यादा सब्र करने की जरूरत है। जब तक कौम अवाम जो है वो हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, हुकूमत तनहाई जंग नहीं लड़ सकती। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। मैं बार बार लोगों को यही समझाने की, आपके चैनल के थ्रू और टीवी के प्रोग्राम्स के थ्रू यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये करने का काम तो अवाम का खुद का है। सही। हम आपको बार बार टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह पैगाम दे सकते हैं कि खुदारा एहतियाती तदाबीर आप जरूर अपनाएं। अच्छा डॉक्टर नौरीन साहिबा, एक बड़ा रेलेवेंट इससे क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ। चूँकि हुकूमत में जो पॉलिसी साज हैं वो तो बहुत होते हैं, पॉलिसी बनाने वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बीइंग
एन MNA आपके सहमति है कि जो डॉक्टर्स हैं या जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो भी इन पॉलिसी मेकिंग में शामिल होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि वो यकीनी बना ले इस बात को कि इस लड़ाई में उन माहिरीन को भी शामिल किया जाए। हमने चाइना में भी देखा वो कि उनकी तिब्बी माहिरीन की टीम पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाई, और कोरिया में भी हमने ऐसे मामला देखे, क्योंकि हुकूमत के पास ऐसे सिफारती इख्तियारात भी मौजूद हैं। तो आप ये समझती हैं कि अगर ये सारे डॉक्टर्स भी आ जाए, वायरोलॉजिस्ट भी आ जाएँ, साइकियाट्रिस्ट भी आ जाए, वो सब एक पेज पर हों, तो कोई बेहतर आउटकम भी आ सकता है इससे। यकीनन जी, मैं समझती हूँ, बिकॉज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो उनके पास है। उनका जिस तरह का एक्सपीरियंस है, वो जिस तरह के पेशेंट से डील कर रहे हैं, वो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, तो यकीनन उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट होगी और वो दे सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो उनका शामिल होना बहुत एक अच्छी बात है। मैडम अगर इफ यू अलाउ मी, तो मैं इसका please. जवाब आप दूं पे देखें। आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये NCOC जो है हमारे एक इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक डॉक्टर नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज के हर सूबे से और सेंट्रल से फैसल सुल्तान साहब अमेरिकन क्वालिफाइड इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर फैसल हर प्रोविंस से एक इन्फेक्शियस डिजीज का एक्सपर्ट है, वायरोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं। ये जो NCOC का सुबह डेली इजलास होता है, उसमें ये तमाम लोग, इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है उसी पे पॉलिसी बनती है। और जो आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं कि ये जितने ट्रीटिंग फिजिशियंस हमारे हैं, उनसे लेके जो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये सब डॉक्टर्स के ओपिनियन पे फिर ये हमारा NCOC में जाता है। और एक जो अवेयरनेस जो मैं हर प्रोग्राम में मीडिया को अप्रिशिएट करता हूं, मैं अभी भी कहूंगा कि हमारे मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है, और प्लीज हमें और हेल्प करें अवेयरनेस में। जो आप लोग ये रश दिखाते हैं रोडों पे, बाजारों में, उस रश से लोगों को एजुकेट करें, जैसा कि MNA साहब ये सिर्फ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, अच्छा है कि हमारे लीडर्स इसमें लीड लें। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टांस है कोरोना वायरस पर, जिससे कुछ आलमी रहनुमा मुत्तफिक नहीं है। हमारी क्या पॉलिसी है? हम किसकी बात को फोकियत दे रहे हैं, WHO की या वो लोग जो WHO के खिलाफ या उस पर तनकीद कर रहे हैं? ये देखें, इसमें ना ये थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, वो अमेरिकन एंड WHO का मसला है। हम लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है ना हर एक की ओपिनियन लेते हैं, और हमारे अपने मुल्क के मुताबिक हम बेसिकली चाइना से गाइडलाइन ले रहे हैं, और चाइनीज यहाँ आके उन्होंने हमें प्रॉपरली गाइड भी किया है, हमारी ट्रेनिंग भी किया है, हमें फाइनेंशियली भी हेल्प किया है, हमें एक इन्फेक्शियस हॉस्पिटल भी बना के दे रहे हैं वहाँ इस्लामाबाद में 250 बेडेड, और उन्हीं का ज्यादा हम ना चाइना को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो WHO का और अमेरिकन का आपस का इशू है, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमें उसमें से जो अच्छी बेहतर बात है वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, और बाकियों पे कमेंट नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि हमें अपने मुल्क के मुताबिक, अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, अपने लोगों के मुताबिक डिसीजन लेना है। और हमें एक एडवांटेज ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डेली मीटिंग्स ले रहे हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि आज से पहले बहुत से क्राइसिस आए होंगे, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक टॉपिक पे इतनी मीटिंग्स ना ली होंगी और इतने ज्यादा रिलीफ किसी गरीब आदमी को नहीं दिया होगा। हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि अब ये हमारे NDMA में एक नंबर है, अगर किसी शुरू में ये प्रॉब्लम थे, किसी को PPEs नहीं मिल रहे, तो अब वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कि वो डायरेक्ट उस पर रब्ता करें। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद महमूद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नौरीन फारूक, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी, हमारे साथ मौजूद थी, और फोकस सबका यही है इस टाइम शहजाद के जो अवाम है वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। आज मैंने जाते हुए भी देखा, मैं बाहर निकली तो जुमे का वक्त था, हाँ मैं वही बता रही हूँ कि जुमे का वक्त मस्जिदों में उसी तरह से रश, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, ग्लव्स नहीं थे, मास्क नहीं था। अवाम को सुनना पड़ेगा, अवाम को सुनना पड़ेगा, इसलिए कि अगर आप ताउन नहीं कर रहे तो फिर आप ये भूल जाएं कि कोई हालात बेहतरी की जानिब। मेरे ख्याल में तो इट्स माय हम्बल ओपिनियन के गवर्नमेंट को एक
क्लियर मैसेज देना चाहिए कि अगर वायलेशन चलती रही तो लॉकडाउन दोबारा से उसी सख्ती या शायद ज्यादा सख्ती के साथ लगा दिया जाएगा, फिर शायद लोग कुछ सुनेंगे। लोगों की भलाई है इसमें कि अगर आप एहतियात करेंगे तो कारोबार भी चलता रहेगा और हमारी जान भी महफूज रहेगी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। शहजाद और हुमैरा चाहते हैं इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।